कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऐना था। ऐना स्कूल में अपने भाई के साथ पढ़ा करती थी। फिर हमें उसके डैड और उसके मॉम को दिखाया जाता है। वो इस शहर में रहते हैं। उसका डैड अक्सर ही एब्सेंट रहता है। एक दिन का टाइम था जब ऐना स्कूल में थी और उसका भाई भी उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान उसका डैड उन दोनों को लेने आता है। वो उन दोनों को कहता है कि मैं तुम दोनों को पिकनिक ले जाने के लिए आया हूँ, तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब तीनों मिलकर पिकनिक के लिए निकल चुके थे। हमें ये भी दिखाया जाता है कि ऐना और उसके भाई ने यूनिफॉर्म चेंज नहीं की थी। वो उसी यूनिफॉर्म में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। ऐना देखती है कि उसका पिता थोड़ा सा अपसेट है। वो खास ध्यान नहीं देते क्योंकि उसका पिता पहले भी इसी तरह से ही अपसेट रहा करता था। उसे लग रहा था कि वो बाकी टाइम की तरह ही आज भी उसका माइंड इसी तरह चल रहा है। अब उसका पिता कई घंटों तक कार चलाता है, जिसके बाद वो एक रेगिस्तान में आकर रुक जाता है और ऐना को कहता है चलो गाड़ी से बाहर निकलो। अब ऐना गाड़ी से बाहर निकलती है। अब वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर ऐना को कहता है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे और अपना यहाँ पर भी टेंट लगाएंगे। ऐना अपने पिता की बात मानकर सभी सामान, जितना भी खाने पीने वाला सामान था, वो बाहर निकालना शुरू कर देती है। उसका छोटा भाई भी अब गाड़ी से बाहर निकलकर खेलना शुरू कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐना का डैड एक पिस्तौल निकालता है और उसके छोटे भाई पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इधर ऐना बाकी सभी सामान जितना भी लेकर आई थी, उन सामान को जमीन पर अच्छी तरह से रख रही थी। जब ऐना के पिता ने गोलियां चलानी शुरू की, दूसरी तरफ ऐना का भाई भी अपनी गन से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जबकि ऐना के पिता के पास असली गन थी और ऐना के भाई के पास नकली गन से फायर कर रहा था। ऐना को पहले लगता है कि दोनों खेल रहे हैं, पर जल्द ही उसे समझ लग जाता है कि वो उसके भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से भागती है और अपने भाई को साथ लेकर कुछ रखे हुए पत्थरों के पीछे छुप जाती है। इधर ऐना का पिता और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब उसने अपनी गाड़ी में आग लगा ली थी। गाड़ी में आग लगाने के बाद वो खुद को गोली मारकर वहां पर ही खुद को खत्म कर देता है। अब ऐना के सामने मानो कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आज उसने अपने आंखों के सामने ही अपने पिता को मरते हुए देखा था और दूसरी ओर उसके पास अपने भाई को संभालना था, क्योंकि उसे तो रास्ता मालूम नहीं था कि वो उसने कहां पर जाना है। अब वो वहां से निकल पड़ती है। उसे ऐसा लग रहा था कि आसपास में ही घर होगा, हम जल्द ही इस जितने बड़े डिजर्ट से निकल के बाहर चले जाएंगे। पर उसे ये नहीं मालूम था कि किस दिशा में जाकर वो अपने घर तक पहुंच सकती है। अब ऐना जितना भी सारा सामान था अपना सामान समेटती है, क्योंकि उसके पास अब यही खाना था जो खाना खाकर उसे आगे का सफर तय करना था। वो उस खाने को लेकर और अपने भाई को साथ लेकर वहां से निकल पड़ती है। देखते ही देखते दोपहर और दोपहर के बाद रात हो जाती है। ऐना अब वहां पर ही रहने का फैसला करती है। अब उसके पास जो खाना था वो खाना वो खुद भी खाती है और अपने भाई को भी खिलाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर ही रात में आराम करने का फैसला करते हैं। रात के बीतते ही अब सुबह हो जाती है। सुबह वो दोनों उठते हैं। ऐना अब अपने भाई को लेकर वहां से चलना शुरू कर देती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि आसपास अभी भी कुछ नहीं था। चारों तरफ वो रेतली जमीन और साथ में कुछ बड़े बड़े पहाड़। अब ऐना फैसला करती है कि वो सामने वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी और ऊपर जाकर चारों तरफ घूमकर देखेगी कि मेन रोड कहाँ पर है, और साथ में ही वो ऐसा देखेगी कि कोई घर आसपास है। अगर उन्हें कोई घर दिखाई दे जाएगा तो वो जल्द ही उस आदमी से मदद लेकर अपने घर तक पहुंच सकते हैं। अब ऐना ऐसा ही करती है। वो अपने भाई को लेकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर जाकर वो चारों तरफ घूमकर देखती है, पर चारों तरफ ना कोई घर दिखाई दे रहा था और ना ही कोई रोड दिखाई दे रही थी। चारों तरफ थी तो वो रेतली जमीन। अब ऐना अपने भाई को लेकर उस पहाड़ से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद उसके पास जितना भी खाना था वो खाना खाते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपने सफर को चालू रखते हैं। ऐसा करते करते वो काफी दूर आ जाते हैं। पूरा दिन चलने के बाद ना इन्हें कोई आदमी दिखाई दिया और ना ही किसी की कोई मदद मिली। फिर एक बार रात हो जाती है। रात होने के बाद ये फिर से एक रात गुजारते हैं। जब अगली सुबह होती है, अब ऐना देखती है कि उसके पास अब खाने को कुछ नहीं बचा और ना ही पीने को, पर फिर भी वो अपना सफर चालू रखते हैं। कई दिनों तक सफर करने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अब वो पूरी तरह थक चुके हैं। उसका भाई जो बिल्कुल छोटा है अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है, पर ऐना ने अभी तक हार नहीं मानी है, जबकि वो भी पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। पर अब भी उसमें कुछ कोशिश बाकी है। वो चाहती है कि वो अपने भाई को लेकर इस रेगिस्तान से किसी न किसी तरह करके बाहर निकल जाए। हमें ये भी दिखाया जाता है कि ऐना का भाई अब पूरी तरह कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा। ऐना उसे बार बार अपने कंधे पर उठा लेती है और आगे का सफर तय करती रहती है। ऐना को तो बस तलाश थी किसी आदमी की जो उसकी मदद कर सके और उन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सके। चलते चलते ऐना को अब एक पेड़ दिखाई देता है। जब वो देखती है कि इस रेगिस्तान में सिर्फ एक ही पेड़ है जो बिल्कुल हरा भरा है, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो समझ जाती है अगर ये पेड़ है तो उसके पेड़ के नीचे पानी भी जरूर होगा। वो अपने भाई को लेकर उस पेड़ के पास आ जाती है।
पास आई तो उसने देखा कि सच में ही उस पेड़ के नीचे पानी था। अब वो दोनों वहाँ पर उस पानी को पीते हैं और साथ में ही उनको भूख लगी हुई थी, तो वो ऊपर पेड़ ऊपर देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ फल लगे हुए थे, पर ऐना ये नहीं जानती थी कि ये फल खाने लायक हैं कि जहरीले फल हैं। तभी उसी समय एक पक्षी आ जाता है और वो पक्षी उस फल को खाता है, जिसके बाद ऐना समझ जाती है कि अगर पक्षी ने ये फल खाया है तो ये फल सही होंगे। जिसके बाद वो खुद भी वो फल खाती है और साथ में ही अपने भाई को भी फल देती है। फल खाने के बाद वो वहाँ पर ही आराम करते हैं। ऐना अब थोड़ी सी खुश थी, दरअसल उसे खाना भी मिल चुका था और पानी भी। वो सोचती है कि हम यहाँ पर ही अपना टाइम पास करेंगे जब तक कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं आ जाता। अब रात का समय हो चुका था। रात होते ही वो दोनों वहाँ पर ही सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है, ऐना उठकर देखती है कि जितना पानी था वो सारा पानी सूख चुका है और साथ में ही पेड़ पे जितने भी फल लगे हुए थे वो फल नीचे गिर चुके हैं और नीचे गिरने के बाद पूरी तरह खराब हो चुके हैं, यानी कि अब इनके पास फिर से ना खाना था और ना ही पानी था। ऐना का भाई जब ऐसा कुछ देखता है वो उदास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को कहता है कि ईश्वर भी यही चाहता है कि अब हम जिंदा ना रहें। पर ऐना उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। पर अब इतने दिन चलने के बाद ऐना का भी मन टूटने लगा था। वो भी सोच रही थी कि शायद हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे और इस रेगिस्तान में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब थोड़ा समय और गुजरता है, जिसके बाद ऐना फैसला करती है कि हम फिर भी इस पेड़ के नीचे ही रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई पानी की तलाश करता हुआ इस पेड़ के पास जरूर आएगा। अब इसी सोच में वो 2 दिन तक यहाँ पर ही रहते हैं। टाइम गुजरता है। टाइम गुजरने के बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस रेगिस्तान में भागता हुआ ऐना की तरफ ही आ रहा था। धीरे धीरे करके वो ऐना के पास आता है। ऐना और उसका भाई उस आदमी को देखते हैं। दरअसल वो आदमी जो था वो एक कबीले का लड़का था जो इसी रेगिस्तान के कबीले में रहा करता था। वो भी अकेला रह गया था, जिसके बाद वो उस पूरे रेगिस्तान में घूम रहा था। घूमते घूमते आज वो इन दोनों को मिला था। जब वो लड़का पास में आया, ऐना उससे बात करती है, पर वो लड़का ऐना की बात समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी भाषा और थी और ऐना की भाषा और थी। ऐना उसे कह रही थी कि मुझे पानी पीना है। ऐना के कहने के बाद भी वो उसकी बात समझ नहीं पाता, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर ऐना का भाई उस लड़के को इशारों में समझाता है, जिसके बाद वो लड़का उसकी बात समझ जाता है। अब वो उन दोनों को उसी पेड़ के पास ले आता है और एक पाइप के माध्यम से ज़मीन के नीचे से पानी खींचना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ पर अभी पानी था, पर वो पानी धरती के नीचे जा चुका था। अब ऐना भी और उसका भाई भी उसी तरह ही पाइप से पानी को खींचते हैं और दोनों पानी पीते हैं। अब वो लड़का वहाँ से निकल पड़ता है। अब ऐना भी और उसका भाई भी उस लड़के के पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं था। अब वो लड़का वहाँ से चल रहा था। रास्ते में जाते हुए वो कुछ शिकार करता है। अब उसने कुछ शिकार कर लिया था। शिकार करने के बाद शिकार किया हुआ खाना खुद भी खाता है और उन दोनों को भी देता है। एक बार फिर पूरा दिन बीत चुका था, जिसके बाद रात हो जाती है। अब वो तीनों वहाँ पर ही रात में आराम करते हैं। अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि ऐना के भाई की उस लड़के के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वो उसके साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। चलते चलते उसका भाई धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि खाने की कमी अब भी थी और ऐना भी पूरी तरह बीमार होती जा रही थी, क्योंकि इन दोनों को इस वातावरण में रहने की आदत नहीं थी। पर वो लड़का इसी वातावरण में रहने का आदी था। वो इन दोनों का सफ़र आसान बना रहा था। अब वो इन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर ढेर सारे पेड़ काटे हुए थे और साथ में ही वहाँ पर ढेर सारा पानी भी था, जिस कारण से इन दोनों को एक बार फिर पानी पीने को मिलता है। इस वातावरण में ना रहने के कारण ऐना का भाई अब पूरी तरह बीमार हो जाता है। बीमारी के कारण उसके पीठ में कुछ घाव हो जाते हैं। इसका इलाज वो लड़का जानता था। अब वो ऐना के भाई का इलाज करता है, जिसके बाद उसकी पीठ काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो जाती है और धीरे धीरे करके ऐना की हालत भी सुधरने लगती है। काफ़ी दिनों के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अब इन्होंने काफ़ी दिन तक सफ़र तय किया है, जिसके बाद अब ऐना और उसके भाई को इस जंगल में रहना आ चुका है और वो लड़का जो पहले से ही यहाँ पर रहता है इन दोनों को इस जंगल के तौर तरीके सिखा रहा है। अब वो धीरे धीरे करके इन दोनों को एक पहाड़ी के पास ले आया था, जहाँ पर ढेर सारे चित्र बने हुए थे। वो चित्र इनके कबीले वाले आदमियों ने ही बनाए थे। अब वो उनको अपने कबीले के रीति रिवाज के बारे में बताता है। दरअसल ये लड़का कभी भी इस जगह से बाहर नहीं गया था। इसे बस अपने कबीले और आसपास के ही बारे में मालूम था और पूरी दुनिया के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। ये आगे फिर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे करके ये यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी इन्हें एक गुब्बारा दिखाई देता है। ये उस गुब्बारे को पकड़ लेते हैं। ऐना को लगता है कि ये गुब्बारा किसी तरह हवा से उड़कर यहाँ पर आया होगा, पर वो नहीं जानती थी कि कुछ लोग इस रेगिस्तान में आए हुए हैं, उन्होंने ही ये गुब्बारा छोड़ा था। अब ऐना वहाँ से बढ़ती बढ़ती और आगे आती है। जब वो और आगे आई, उसने देखा कि सामने एक घर बना हुआ है। तब ऐना सोचती है कि उस घर में कुछ आदमी रहते होंगे, शायद वहाँ से मुझे मदद मिल सकती है। अब वो भागती हुई उस घर के पास जाती है। जब वो घर के पास जाकर अंदर गई, उसने देखा कि ये घर पूरी तरह खाली था। इस घर में कोई भी नहीं रह रहा था, यानी कि ऐना के पास एक बार फिर से निराशा आ चुकी थी। इसी दौरान वो लड़का इस घर तक आता है। अब वो भी अंदर आ गया था। अंदर आने के बाद वो ऐना को अपने दिल की बात बताता है। दरअसल वो लड़का ऐना को पसंद करता था।
जब उसने पहली बार ऐना को देखा था तब से ही वो उसे पसंद करने लगा था। आज वो अपने प्यार का उससे इजहार करता है और उसे अपनी भाषा में समझाता है, पर ऐना को उसकी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस वजह से वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाती कि वो क्या कह रहा है। इसी वजह से अब वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वो लड़का सोचता है कि ऐना उसे पसंद नहीं करती, जिसी वजह से वो यहाँ से बाहर चली गई। अब उसका दिल टूट चुका था, पर फिर भी वो इन दोनों का ख्याल रखना चाहता था। इसी वजह से वो फिर से ऐना के भाई को लेकर शिकार पे निकल जाता है, ताकि वो तीनों के खाने का इंतजाम कर पाएं। ऐना का भाई और वो लड़का शिकार की तलाश में अब सड़क के किनारे आ जाते हैं। अब ऐना का भाई उस लड़के को समझाता है कि ये सड़क है, इस सड़क के माध्यम से ही हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, पर उस लड़के को इस सड़क से हमेशा ही दूर रहने को कहा गया था। दरअसल जो कबीले वाले यहाँ पर रहते थे, उन कबीलों वालों पर जो सड़क से आदमी आया करते थे, वो हमेशा ही उन पे अत्याचार करते थे और हमला करते थे। इसी वजह से उन्होंने आज तक अपने से छोटे जितने भी आदमी थे, उन सबको यही सिखाया था कि तुमको हमेशा ही इस सड़क से दूर रहना है। इसी कारण से अब वो ऐना के भाई को गोद में उठा लेता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। आगे जाकर वो देखता है कि उसे एक शिकार मिल चुका है। जब वो शिकार करने लगता है तभी दो आदमी गाड़ी से आते हैं और उनके हाथ में गन होती है। वो गन से फायर करते हैं और एक शिकार को मार गिराते हैं। आज इन्होंने एक बार शिकार किया था, जो कि सिर्फ अपने स्वाद के लिए किया था, यानी कि अपने मनोरंजन के लिए। जब वो देखता है कि उनका शिकार करने का तरीका अलग है, वो लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब वो सोचने लगा था कि शायद मैं कभी भी अच्छा शिकारी ना बन पाऊँ, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ अच्छा शिकार नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद वो ऐना के भाई को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। वहाँ आकर वो अपने पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग का कुछ लगा लेता है और डांस करना शुरू कर देता है। वो लड़का जब अपने पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग लगा लेता है, जिसके बाद वो डांस करना शुरू कर देता है। दरअसल ये उस कबीले वाले का रिवाज था। जब भी कोई लड़का किसी लड़के को पसंद किया करता था, उस लड़की को लुभाने के लिए इसी तरह सफ़ेद रंग लगाकर डांस किया करता था। वो ऐना को पसंद कर रहा था, इसी वजह से आज उसने ये सफ़ेद रंग लगाकर डांस करना शुरू किया था। ऐना जब उसे इस तरह करते हुए देखती है, वो डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो वहाँ से निकलकर अपने भाई के पास आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ वो लड़का अब भी डांस कर रहा था। वो तब तक डांस करता रहेगा जब ऐना उसके पास आकर डांस करने नहीं लगेगी। इसके बाद वो समझ जाएगा कि ऐना उसे पसंद करती है। जब तक वो उसके पास नहीं आती तब तक उसे ऐसे ही डांस करना होगा। इधर ऐना आकर अपने भाई के पास बैठ जाती है। वो उसे कहती है कि कल को हम यहाँ से चले जाएंगे। उसका भाई बताता है कि कल हम उसी रोड से जाएंगे। ऐना अब हैरान हो जाती है वो किस रोड की बात कर रहा है। जिसके बाद उसका भाई बताता है कि हम आज जहाँ पर शिकार करने गए थे वहाँ पर हमने एक रोड देखी थी। अब ऐना पूरी तरह हैरान थी कि उस लड़के ने उसको उस रोड के बारे में क्यों नहीं बताया, पर जबकि वो लड़का उस रोड के बारे में कैसे बता सकता था, क्योंकि उसके जो पूर्वज थे, जो माता पिता थे, उन्होंने यही समझाया था कि तुमको कभी भी उस रोड पर नहीं जाना है, क्योंकि उस रोड पे से आने वाले व्यक्ति हमेशा ही शिकार करते हैं और हमको उस आदमियों से बच के रहना है। अब पूरी रात बीत जाती है। जब सुबह होती है, ऐना तैयार होती है। आज उसने फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी और अपने भाई को भी पूरी तरह तैयार कर दिया था। अब जाकर वो उस लड़के को जब अलविदा कहने लगती है, वो देखती है कि वो लड़का मर चुका है। दरअसल वो लड़का पूरी रात डांस करता रहा। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। जब उसने देखा कि ऐना उसके पास आकर डांस नहीं कर रही, अब वो सोचने लगा था कि ऐना मुझे पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से आज उसने अपनी जान ले ली थी। और साथ में ही वो ऐसा सोच रहा था कि मैं कभी भी अच्छा शिकारी नहीं बन पाऊंगा। इन दोनों बातों के कारण आज उसने अपनी जान ले ली थी। जब ऐना उसके पास आकर ये सब देखती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो सोच रही थी कि इस लड़के ने हमारा कितना साथ दिया, जिसके बाद आज इसने खुद ही अपनी जान ले ली। पर ऐना अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। कुछ टाइम तक चलने के बाद वो आखिरकार इस डेजर्ट के देख रेख करने वाले लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी बात बताती है। अब वो उन लोगों को कह रही थी मुझे अपने घर जाना है। ऐना के अपना पता बताने के बाद वो लोग उसको उसके घर छोड़ाते हैं। अब कई साल बीत चुके हैं। अब ऐना बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी भी हो गई है, पर अब भी उसके मन में कभी कभी वो डेजर्ट याद आ जाता है, और ख़ास करके वो लड़का भी। अब भी ऐना कभी कभी सोचती है कि उस लड़के ने अपनी जान क्यों दी, और साथ में ही वो लड़का उस रेगिस्तान में आखिरकार कर क्या रहा था। दरअसल वो कबीले वालों का एक रिवाज था, जब कोई भी लड़का 16 साल का हो जाता था तो उस लड़के को इस डिजर्ट में अकेला ही छोड़ दिया जाता था, ताकि वो अपने जीवन में शिकार करना और अकेले रहना और साथ में ही वहाँ पे सर्वाइव करना सीख पाए। वो अब ऐसा ही कर ही रहा था कि तभी वो ऐना और उसके भाई को मिला था। अकेले रहने के कारण वो उन दोनों का साथ देने लगा था, और ऐसा करते करते आखिरकार उसने अपनी जान भी ले ली थी।